बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम लोगों को जानना है और वो है रोटेटिंग यूनिट वेक्टर। अब आप हमसे पूछोगे कहाँ से ये मिलेगा, तो आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों ने एच.सी. वर्मा की बुक कर रखी होगी। एच.सी. वर्मा में रोटेटिंग यूनिट वेक्टर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, सपोज करो कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और हमारा एक पार्टिकल है जो थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो कि ये एक सर्कुलर आर्क पर मूव कर रहा है। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर उसका पोजीशन है P, तो आप इसके पोजीशन को ये देखिए, ये वेक्टर R से शो करेंगे, है ना, इस वेक्टर R से शो करेंगे। अच्छा, हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिजाइन किया है उसके अनुसार इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई ऐसे ले सकते हो और ये भी मान लो कि ये एंगल है थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मैथ में काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ये PM कह दूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y और x जो होगा वो बेसिकली r cos थीटा होगा और y जो हो जाएगा वो r sin थीटा होगा। अच्छा, x एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम i कैप भी मान के चलते हैं और इस डायरेक्शन में y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप लेके चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये वेक्टर r के बारे में बताओ, तो आप वेक्टर r को लिखोगे x i कैप प्लस y j कैप, ये तो सबको जानता है, और x की वैल्यू रखो अब, तो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ये वेक्टर r की वैल्यू हो गई। अगर मुझे इस वेक्टर r के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, r के अलोंग यूनिट वेक्टर को अगर आप एच.सी. वर्मा की ही बात करें तो उसमें यू आर से ऐसे शो किया गया है ना, ये यू आर। तो यू आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। मतलब ये r से कॉमन लेकर के, मतलब यहाँ से r कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। अब ये जो है यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरा ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर जाए तो ये r भी है ना, मतलब इस पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर जाए पार्टिकल ऐसे, तो मेरा ये r ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा और उस केस में जो यूनिट वेक्टर है वो रोटेटिंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद आपने एक चीज़ और देखा था, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ आपको कि जैसे अभी हमने निकाल लिया यूनिट वेक्टर ऐसे, यूनिट वेक्टर अलोंग r ना, ऐसे निकाल लिया। मैं एक यूनिट वेक्टर अलोंग द पाथ, कहने का मतलब कि इस पार्टिकल के पाथ के टेंजेंट के अलोंग ये ऐसे एक यूनिट वेक्टर ऐसे डिफाइन कर सकता। और जब इसकी वैल्यू की बात की जाएगी तो उसके लिए तो हो हमारे पास यू थीटा, कैसे निकालेंगे आप, अब जो सोचिए इसका जो मैग्नीट्यूड है अभी वन ही रहना है और इसमें और यू आर में बस अंतर इतना है कि इसके साथ चूंकि 90 डिग्री का एंगल है तो यू थीटा एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा का एंगल बना देगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉस, है ना, 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन, बहुत ही मज़ेदार है, ये ऐसे निकल गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा आई कैप और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो हमने आपको रोटेटिंग यूनिट वेक्टर्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसी कॉन्सेप्ट का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज है, देखिए कैसे। अब अपना क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्टेन प्लेन p due to a force F whose magnitude is constant and whose vector rotates in that plane with constant angular velocity omega। ठीक है, assuming the particle to be stationary at the moment t equals to 0, है ना, बाकी ये सब लिख निकालना है।
तो मैं एक काम करता हूँ, अभी अभी जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, और क्या किया, अभी हमने ये ले लिया इस डायरेक्शन में टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, है ना, फोर्स, और ये फोर्स है ये ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसा है, कांस्टेंट है। अब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर गया। तो मान लो कि ये कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अब ये कुछ ऐसे हो गया, है ना, अब ये कुछ ऐसे हो गया, ऐसे कह लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर। तो देखो बेटा ये लेंथ बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रह रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पर एक्स एक्सिस से अलाइन था मेरा फोर्स, तो टाइम t इक्वल टू t पर, यहाँ पे देखिए टाइम t इक्वल टू t पर ना, यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा t। अब आप इस फोर्स को क्या लिख सकते हो, अब आप इस फोर्स को लिख सकते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि F मैंने कांस्टेंट कह दिया मैंने, है ना, लिखा भी है बल्कि, इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द फोर्स को आप लिखोगे यू आर कैप, और यू आर कैप के लिए अभी हमने देखिए बनाया था, वो था हमारा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और बेटा हमने थीटा निकाल रखा है यहाँ पे, तो मैं कह दूँ कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो फोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अब देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे केवल वेलोसिटी कहा गया है, इसका मतलब ये है कि हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। वेलोसिटी प्रॉपर जो हम लोग समझते हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, वो नहीं निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, सीधी सी बात है, मैं इसको अब ऐसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, है ना, और एफ एक्स को आप लिख दोगे मास इनटू एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन, ये कॉस ओमेगा टी हो गया। और एफ वाई को लिखोगे आप साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एम डी वी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी। आसान है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमको वी एक्स निकालना होगा, वी वाई निकालना होगा, और उनका वेक्टर सम कर देना होगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालेंगे और इनका वेक्टर सम कर देंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वही निकालना है हमको। तो यहाँ से मैं थोड़ा चलता हूँ। अच्छा, एफ भी लिखो, यहाँ पे छूट गया है ना, ये यहाँ पे एफ छूट गया। तो पहले मैंने इसको लिया, ये मेरे पास हो गया डी वी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ बाई एम कॉस ओमेगा टी। वेरी गुड। डी वी एक्स को यहीं छोड़ दीजिए आप, एफ अपॉन एम कॉस ओमेगा टी डी टी हो गया। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से बेटा हो जाएगा तुम्हारा वी एक्स, क्योंकि इनिशियली टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर अपना जो पार्टिकल था वो रुका हुआ था, है ना, स्टेशनरी था। देखिए ये पार्टिकल अपना स्टेशनरी था, तो वेलोसिटी 0 था। टाइम टी पर मैंने वेलोसिटी वी एक्स मान लिया है, ये टाइम टी पर। तो बड़ा आसान है ये, वी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा से डिवाइड करो, जो हमने टेक्निक आपको बताया था जिसमें बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किए ही फट से हम आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा हो गया एफ अपॉन ओमेगा टी। एक काम करते हैं, ये जगह थोड़ा सा सही नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इधर हो गया देखिए वी एक्स, इधर कितना हो गया, ये एफ अपॉन एम तो कांस्टेंट है, ये ओमेगा आ जाएगा आपका, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है साइन एक्स ना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस साइन हो जाएगा। तो ये हो गया साइन, ये हो गया साइन
ओमेगा टी, ये 0 से t तक। तो फाइनली मेरा वी एक्स जो हो गया वो एफ अपॉन एम ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। एक चीज हमने निकाल लिया। दूसरा हम चलते हैं दूसरे वाले इक्वेशन पर। कौन सा है? ये बहुत सुंदर सुंदर सा जो दिखाई दे रहा है ये वाला है। अब हमने इसको दोबारा से लिखा, एम डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू एफ साइन ओमेगा टी था, तो मैंने लिखा डी वी वाई इक्वल्स टू एफ बाई एम साइन ओमेगा टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इनिशियली आपने फिर से वही लगाना है कंडीशन कि वेलोसिटी 0 था, टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू t पर हमने ये वेलोसिटी वी वाई मान लिया, तो यहाँ से बेटा वी वाई हो गया। यहाँ से एफ बाई एम आप आराम से बाहर निकालोगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई करके ये हो जाता है तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी, ये 0 से t तक। क्योंकि इंटीग्रेशन, ये आपको याद होगा शायद कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी के बराबर होता है। तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी आप मैथमेटिक्स में होशियार हो तो ये सब कैसे आया आप जानते हो। यहाँ पे रख दिया मैंने वैल्यू, ये हो गया एफ अपॉन एम ओमेगा, और एक बार टी रखेंगे माइनस प्लस है तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया। ये भी वाई हो गया। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट। तो उसके लिए मतलब इसी टाइम टी पर कुछ नहीं करेंगे अब हम। मेरा पहला आंसर आने वाला है वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर एफ बाई ओमेगा एम का स्क्वायर। यहाँ सब कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा आपका इतना आया था, कितना आया था भाई? हाँ, साइन ओमेगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। ए बड़ा आसानी से हो जाएगा, एफ बाई एम ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए। अब जरा इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया प्लस 1 माइनस टू कॉस ओमेगा टी। कहने वाली बात यह है कि ये जो है 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया है, 1 प्लस 1 2 हो गया एफ बाई एम ओमेगा स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत फालतू का है। अच्छा, 2 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी ऐसे हो जाएगा, और इसको आप लिख दोगे एफ बाई एम ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखोगे 2 और लिखोगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, है ना। तो भैया हमको तो मैग्नीट्यूड निकालना था ना केवल, तो हमको सिंपली भी निकालना है। तो इसका अंडर रूट लेंगे आप, तो अंडर रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा 2f बाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई 2। और नोट करो कि चूँकि साइन जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हम लोग बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसको। तो चूँकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, एफ देखिए पॉजिटिव है, एम ओमेगा सब पॉजिटिव है, तो बड़े प्यार से आप इसको ऐसे, है ना, मॉड लगा दोगे। तो पहला पार्ट तुम्हारा निकल गया। अब निकालना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टॉप्स। देखो भाई, एक स्टॉप तो पहले ही था टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो दूसरा स्टॉप कब होगा? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ से, है ना, आगे बढ़ेंगे और ये लिखेंगे कि जो मेरा टाइम t पर स्पीड है वो है 2f बाई मेरे ख्याल से m ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी बाई 2 का मॉड है। तो भैया इसको 0 होना है, इसको 0 होने के लिए ये वाला चीज़ ही 0 होगा, है ना।
अब होना क्या चाहिए, हम अगर मैथ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये मेरा होना चाहिए था साइन, एक मिनट थोड़ा सा मैं और कर दूँ ढंग से, ये जीरो, तो यहाँ से बेटा हो गया ओमेगा टी बाई टू इक्वल्स टू एन पाई, है ना। एन की वैल्यू जीरो लेंगे आप तो पहला मोमेंट होगा जब बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाता है, मतलब रुक जाता है, जो कि ये कंडीशन ही है। और एन इजकल टू जब 1 लेंगे आप तो अगला कंडीशन आएगा, तो टाइम टी इजकल टू जीरो पर स्टॉप पर है, और अगला जो मोमेंट हो गया वो पाई, मेरे ख्याल से 2 पाई हो गया ना, 2 पाई बाई ओमेगा, इतने टाइम पर जा करके वो जीरो पर हो रहा है ना। ठीक है, अब देखिए, अगर हमको टाइम इंटरवल निकल गया, डिस्टेंस निकालना है। हमने आपको बहुत बार ये फार्मूला बताया है कि भैया डिस्टेंस के लिए, है ना, डिस्टेंस के लिए अपने पास जो प्यारा फार्मूला है वो है S इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मॉड भी डी टी। मॉड भी मतलब पहले से ही है ना, तो रखा मैंने, v की वैल्यू कितना था 2f बाई एम ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी बाई 2 कर दिया मैंने। देखो अब हमने मॉड हटा दिया, क्योंकि अगर ये वाला ये पूरा का पूरा 180 होता भी है तो जीरो से लेकर 180 डिग्री के एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी हमको मॉड लगाने की, ऑलरेडी वो पॉजिटिव है। अच्छा, टाइम कहाँ से लोगे, टाइम जीरो से लेकर के अभी कितना निकाला था, मेरे ख्याल से 2 पाई बाई ओमेगा निकाला था। अब कैलकुलेशन चेक करते रहना, बाकी आप फंडामेंटल हमसे समझ लो। अच्छा, अब सोचो क्या करना है, 2f बाई एम ओमेगा इंटीग्रेशन जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी बाई 2 है। एक देखो काम करो, एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं दोबारा से, हालांकि वो टेक्निक मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो आपका आर्गुमेंट है साइन का, और ये जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। और ओमेगा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो फट से कर दो ना, टी ओमेगा टी बाई 2 कर दो, और जितना तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है बेटा यहाँ पर 2 बाई ओमेगा ऐसे तुमको कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये नहीं लिखना था, वो गलती से लिख गया है। अरे कहाँ था भाई, टी, ठीक है ना, डी टी ऐसे करो। तो हमको लगता है कि ये आपका 4f बाई एम ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा। अभी हमने देखा है कि कॉस का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है ना, तो साइन का करेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, और ये जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा तक। अब निकल गया, देखिए आपका आंसर, फटाफट से लिखिए 4f बाई एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो गया, एक बार तुमने टी के जगह पर रख दिया, देखिए ओमेगा 2 था, ओमेगा 2 टी के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा लिख दिया आपने, तो फटाफट से ओमेगा कटा, ये पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कॉस 0, तो ये 1, ये भी 1, मतलब कि 4 दूना 8 ना, 8f अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है द मीन वेलोसिटी ओवर दिस टाइम इंटरवल। अब देखो यहाँ मीन वेलोसिटी कर रहा है, तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, मीन वेलोसिटी निकालने के लिए, मतलब वही क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड निकालना है कह लीजिए आप, तो टोटल डिस्टेंस जो निकला इसमें आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो फटाफट से निकल जाएगा मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी, अच्छा मीन वेलोसिटी का भी एक फार्मूला नोट कर लो, ऐसे होता है, अपनी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, ये होता है v डी टी 0 से t डिवाइडेड डी टी 0 से t, मतलब वेलोसिटी को मैंने इतने समय तक, मतलब इतने टाइम इंटरवल तक का ऐड कर दिया वैल्यू, और उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। जैसे भी हो, है ना, जैसे भी हो, देखिए अभी निकाले ही हैं आप, तो आपका आया था 8f, कितना आता भाई, एक बार चेक कर लूँ,
एफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर। और नीचे जो है टाइम है आपका, टाइम कितना था, टाइम था 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा ना, इसी था मेरे ख्याल से, हाँ 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा तो बेटा ऊपर चला गया और ये कटा है ना, एक ओमेगा कट गया। और आप ये देखो पाई तो कटेगा नहीं, मेरे ख्याल से ये 4 हो जाएगा। तो 4f कितना हो गया, पाई एम ओमेगा। अब जैसा कि बार बार हम कहते आए हैं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते रहिएगा।